हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा। आप देख रहे हैं रियल एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ये बीमारी क्या है, ये क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए, और साथ ही जानेंगे कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में जिनको आप कुछ टाइम यूज़ करके इस बीमारी के कई सारे सिम्टम्स से और इस बीमारी से निजात पा सकते। अब बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है। असल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कई प्रकार के आर्थराइटिस में से एक आर्थराइटिस है जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इस ऑटोइम्यून डिजीज़ में आपका अपना इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के कार्टिलेज को डैमेज करता है। इस बीमारी में जॉइंट्स के साथ साथ आपकी बॉडी में भी इन्फ्लामेशन हो जाती है और आपके जॉइंट्स में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, जलन, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कई सारे बंदों को डिफॉर्मिटीज़ भी आ जाती है। उनके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। इस बीमारी में सुबह सुबह आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा अकड़न भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी हो सकती है। इस बीमारी में कुछ लोगों में ये भी देखा जाता है कि उन्होंने जो भी ब्लड टेस्ट कराए वो सारे नॉर्मल आते हैं और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको स्वेलिंग भी नहीं होती है पर उनको पेन होता है, रेडनेस भी हो सकती है, उनके जॉइंट्स में हीट भी हो सकती है जो साफ तौर पे ये शो करती है कि उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस या उन्हें आर्थराइटिस है। तो इस आर्थराइटिस की फॉर्म को कई बार डॉक्टर या मेडिकल साइंस में सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस भी बोला जाता है। सेरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं पर अभी भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये भी एक इसका डायग्नोसिस हो सकता है। साथ ही इस बीमारी में आमतौर पर ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी के राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में सेम तरीके से प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। जैसे आपके राइट साइड में फिंगर में हो रही है वैसे ही लेफ़्ट साइड में भी होगी, रिस्ट में, राइट रिस्ट में, लेफ़्ट रिस्ट में, ठीक है, राइट शोल्डर में, लेफ़्ट शोल्डर में, हिप्स में, नी में, राइट और लेफ्ट दोनों, मतलब इसमें साथ साथ चलते हैं। दोनों तरफ बॉडी के जॉइंट्स में सेम तरीके की प्रॉब्लम होती है। वो रेडनेस, हीट जैसा मैंने बताया, स्वेलिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये इसका एक बहुत ही मेन सिम्टम्स है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह नहीं है कि बॉडी के आपके एक पार्ट में हुआ और दूसरे में नहीं हुआ, या आप इंजर्ड हो गए, एक नी में हो गया या दूसरी नी में नहीं हुआ क्योंकि एक नी के बल आप गिरे। तो ये बहुत ही एक मेन सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की इस बीमारी में आपको जॉइंट्स में होने वाली प्रॉब्लम्स के अलावा भी कोई और सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होना, ठीक है, एसिडिटी, हार्ट बर्न, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। आपके हाथ पैर नम भी हो सकते हैं, वो सुन्न हो सकते हैं, आपके मसल्स में पेन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा थकान भी फील कर सकते हैं। साथ ही आपके और दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी इन्फ्लामेशन शो हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेन है, ब्लड जॉइंट्स पेन है, उस सिम्टम्स के साथ ये सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है या इस बात की पुष्टि कैसे की जाती है कि भैया आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट आप कह सकते हैं RA फैक्टर टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर टेस्ट। अगर आप कोई भी सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपके दोनों तरफ की बॉडी में, मतलब दो राइट और लेफ़्ट साइड में पेन है या स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो डॉक्टर सबसे पहले ये बेसिक टेस्ट परफॉर्म करता है RA फैक्टर। अगर RA फैक्टर आपका शो होता है या क्वांटिटिव या क्वालिटिव, दो तरीके के होते हैं। क्वांटिटिव में आता है कि जी इतनी क्वांटिटी से इतना ज़्यादा है, जो उसका स्लैब है उससे ज़्यादा है, तो आपको RA फैक्टर हो सकता है। क्वालिटेटिव में भी यस और नो में भी रिप्लाई आ सकता है कि हाँ जी RA फैक्टर इनका है, आ रहा है संभावित रेट से ज़्यादा, तो वो भी शो करता है। अगला टेस्ट है एंटी CCP एंटीबॉडीज़। आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में अगर एंटी CCP एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं तो वो भी प्रूव करती हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। और ESR टेस्ट भी परफॉर्म किया जा सकता है। ESR आपकी बॉडी में, बॉडी की मतलब आपके बॉडी के पूरे पार्ट्स, या आप ये कह लीजिए आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या सेल्स हैं, उनमें इन्फ्लामेशन शो करती है।
अगर आपको आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, जैसे कि मैंने बताया जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है, इसी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बनता है और पेन होता है। तो अगर वो इन्फ्लामेशन ESR में डिटेक्ट होती है तो डॉक्टर को वो बहुत हेल्प करता है कि जी इसको ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी हो सकती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, कई बार डॉक्टर सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन है तो आपका लीवर सी रिएक्टिव प्रोटीन बनाता है और ये आपके ब्लड टेस्ट में आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा मतलब टेस्ट है जो डॉक्टर को ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि जी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। अगला है ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट। और डॉक्टर आपको एक्सरेज भी परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है कि भैया आप जाके अपना एक्सरे करवा लो, जिससे पता लग जाता है। कई लोगों की जो होता है जैसे नी में बोन टू बोन आ जाता है, कार्टिलेज पूरा डैमेज हो गया है और वो बोन टू बोन कनेक्ट हो रहा है, कार्टिलेज दिख ही नहीं रहा, तो वो सारे एक्सरेज फाइंडिंग में इजीली फाइंड हो जाते हैं, तो एक्सरे भी करवा सकता है। कई सारे बॉडी पार्ट्स के लिए वो MRI भी रिकमेंड कर सकता है कि आप MRI करवा लो। MRI भी बहुत ही एक पावरफुल टेस्ट है जिसमें पता लग जाता है कि आपका कार्टिलेज डैमेज है कितना क्या है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट आपको डॉक्टर बोल सकता है करवाने के लिए, और जिनसे डिटेक्ट कर सकता है कि जी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है या कोई और बीमारी है, ठीक है। कई सारे लोगों के ये सारे टेस्ट मतलब उनके कार्टिलेज इतने डैमेज नहीं हुए होते हैं, ठीक है, तो एक्सरे में फाइंडिंग में नहीं आते हैं। और ये जो ANA हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, एंटी CCP, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारे उनके नेगेटिव आते हैं, मतलब नॉर्मल आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई भी समस्या नहीं है, इसी को हम बोलते हैं सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मतलब सारे टेस्ट आपके नेगेटिव हैं, नॉर्मल हैं, बट आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्यों है। मेडिकल साइंस भी अभी तक इस बात का एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाई कि जी क्यों होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वो सीधा बोलते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम खुद ही अपने बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कार्टिलेज को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। पर कई सारी रिसर्च ऐसी हुई हैं जो ये प्रूव करती हैं कि ये प्रॉब्लम रूमेटॉइड आर्थराइटिस लीकी गट की वजह से होता है या पेट से शुरू होता है। हमारे इंटेस्टाइन में कई बैरियर्स होते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं वो उसमें हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली अनडाइजेस्टेड नहीं जा पाते हैं, वो कुछ डाइजेस्ट हो के प्रॉपरली तभी हमारी जो इंटेस्टाइन की वैली है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वैलीज हैं, वो उसको सोक करती है और ये ब्लड में न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। पर जब वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी इंटेस्टाइन की वैलीज में चला जाता है, क्योंकि हमारे जो बैरियर्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन के, जब वो लूज हो जाते हैं तो वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड अंदर चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम, ये सारा मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसर्च कुछ देखी है, पढ़ी है, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है। तो वो सारा जो भी है अनडाइजेस्टेड फूड आपके ब्लड में चला जाता है, आपका इम्यून सिस्टम उसको एज अ इन्वेडर, ठीक है, कि भैया ये घुसपैठिया है, ये कहाँ से आया, क्योंकि वो तो डाइजेस्टेड फूड ही ब्लड में जा सकता है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली जब डाइजेस्ट होंगे तो ही ब्लड में न्यूट्रिशन पहुँचाएंगे। पर वो अनडाइजेस्टेड जब पहुँचता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसको ये घोषित करता है कि जी ये इन्वेडर्स हैं, घुसपैठिए हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवली रिएक्ट करता है और उनको मारने के चक्कर में ही वो कार्टिलेज को डैमेज करता है उसे, क्योंकि वो इस चीज़ का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि जी कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन है या क्या चीज़ है और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें क्या है, ठीक है। तो कई बार वो कार्टिलेज को प्रॉब्लम कर देता है, डैमेज कर देता है, और इसी की वजह से आप कई सारे फूड्स हैं जैसे कि लैक्टिन रिच फूड है, ठीक है, चना, उड़द की दाल, चने की दाल, किडनी बीन्स, राजमा, कई सारे ऐसे फूड हैं जो आप या कोई भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट अगर ज़्यादा टाइम तक खाता है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनको स्टमक रिलेटेड इशू भी होते हैं, उनको एसिडिटी होती है। कई सारे बंदे हैं जिन्होंने जो राजमा खाते हैं उन्हें हार्ट बर्न होने लगता है, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, ब्लड स्टमक एसिड आपका कम है। तो ये सारी समस्या जो है लीकी गट से होती है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग और कई सारी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसका एक कॉज है या ये इसका रीज़न है कि ये क्यों होता है। अब बात करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए या इसे ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, मतलब कि
जो भी प्रॉब्लम कर रहा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे लीकी गट है उसे आप ठीक कर सकते हैं, पर कई सारे बंदों के जो कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं वो दोबारा से रीजनरेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या यही कह लो कि इम्पॉसिबल है। उन्हें लुब्रिकेंट करा जा सकता है, अगर वो डैमेज नहीं हो रहे हैं, लुब्रिकेंट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक तरीके से, और जो मैंने बताया इम्यून सिस्टम उन्हें दोबारा से कोई हम फूड ऐसा डाइजेस्ट मतलब खा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो कार्टिलेज को डैमेज नहीं करेंगे, और जो भी हमारे कार्टिलेज हैं वो जब लुब्रिकेट होंगे ठीक तरीके से तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कई सारे बंदों को मैंने बताया स्टिफनेस होती है, हीट उनके जॉइंट्स में महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उनको स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। अब बात करते हैं लीकी गट जो है, जो जन्मदाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, उसे कैसे ठीक किया जाए। आपको पहली बात स्ट्रेस नहीं लेना है। कई सारे बंदे या ज़्यादातर बंदे जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है या और कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, कई बार स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, टेंडेंसी होती है उनमें कि स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। कई सारे लेक्टिन रिच फूड, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया उड़द, राजमा, चने की दाल, चने, काले चने, और ये सारे जो हैवी टू डाइजेस्ट फूड हैं, ठीक है, इनको नहीं खाना है। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा लेक्टिन जो प्लांट्स में जो होता है, जो मैंने बताया उड़द, राजमा, इस तरीके की जो हैवी टू डाइजेस्ट फूड होते हैं उनमें लेक्टिन क्या करता है और क्यों हमें ऐसी कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। दूध हो गया, ठीक है, दूध को इग्नोर करना चाहिए, और नॉन वेज है, क्योंकि लो स्टमक एसिड भी लीकी गट को क्रिएट करता है, तो लो स्टमक एसिड जब आपका होता है तो जो नॉन वेज है वो बहुत अच्छा एसिड मांगता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो उसको मतलब दोबारा से रीगेन करने के लिए, लीकी गट को हील करने के लिए आपको लो स्टमक एसिड जो प्रॉब्लम्स मतलब जो भी फूड लो स्टमक एसिड करते हैं उनको दूर रखना है, ठीक है। तो हार्ड टू डाइजेस्ट हो गया, लेक्टिन रिच फूड हो गया, ऑयली, स्पाइसी सारे फूड ये बंद करने होंगे। नॉन वेज हो गया, डेयरी वाले जो भी फूड हैं, ठीक है, दूध वगैरह, आप दही वही ले सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। दही वैसे नुकसान नहीं करता, मैंने सारे डॉक्टर से सुना है और पढ़ा भी है, पर दूध कई बंदों को प्रॉब्लम करता है। पी लें तो उनको म्यूकस लैट्रिन में आने लगता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होंगी, नहीं खानी होंगी, स्ट्रेस नहीं लेना होगा। और कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनका यूज़ आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको 1 to 3 मंथ्स में रिजल्ट अच्छे दिख सकते हैं, अगर आप सारा परहेज करते हैं और ये चीज़ें करते हैं। कई बार बंदे एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, एंटीबायोटिक्स वही अगेन बैड बैक्टीरिया। कई सारे साइट्स हैं, कई सारे रिसर्चर हैं जिन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया कि जी गट बैक्टीरिया जो है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को उत्पन्न करता है। मतलब अगर आपका बैड बैक्टीरिया काउंट बहुत ज़्यादा है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, और कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारा एक तरीके की पूरी साथ साथ चलती हैं चीज़ें। लो स्टमक एसिड है, अगर वो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो कई सारी बीमारियों को जन्म देगा। आपको मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड उसमें चलती हैं, फ्लो में चलती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई इनको इग्नोर करना है। एंटीबायोटिक्स भी कम लेनी है, एंटी एसिडिक मेडिसिन या सुबह सुबह जो गैस की मेडिसिन ली जाती हैं, ठीक है, और जो लिक्विड पिया जाता है, इन सब को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये सारा वही स्टमक एसिड को और लो करते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे 1 महीने से 3 महीने अगर आप करेंगे, ठीक है, मतलब आपको रिजल्ट दिखेगा तो आप खुद ही करेंगे, किसी के बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये थोड़ी सी भी समझ आई हैं तो आप ये कर सकते हैं, और मेरी बात सुन के आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, जैसा आपको समझ आए, और आप खुद भी पता लगा सकते हैं जी ये प्रॉब्लम करती है नहीं करती है। कई सारे बंदों ने इस चीज़ को रिवील किया है और ये बहुत ही जल्दी सबके सामने आएगा कि जी ये सारी चीज़ें कॉज हैं इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस का और कई सारी प्रॉब्लम्स का। लिमिटेड खाओ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद पानी बहुत ज़्यादा मत पियो, ठीक है, क्योंकि पानी भी एसिड की क्वालिटी को डिक्रीज़ करता है, जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे बहुत परहेज हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो बना रखी है जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए सप्लीमेंट यूज़ करने होते हैं या कर सकते हैं, उससे इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,
नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं आपको क्या पसंद नहीं आया या आपको क्या पसंद आया। आप इसे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो यार मैं भी इतनी जॉब ही करता हूँ और ये टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए जितनी मेरे को पता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय।